और बच्चों, आप सब कैसे हैं? आज मैं फिर आपके सामने लेकर आया हूँ प्रत्यावर्ती धारा अल्टरनेटिंग करंट पार्ट थर्ड, तीसरे भाग को मैं लेकर आया हूँ। और इसमें मैं आपको सिखाऊंगा ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर क्या होता है, यह किस प्रकार से कार्य करता है, इस पर जो कार्य होता है वह सेल्फ इंडक्शन होता है कि म्यूचुअल इंडक्शन होता है, कौन काम करता है, इसके बारे में भी हम आपसे बात करते हैं। बच्चों, पहले ये जान लें कि ट्रांसफार्मर होता क्या है। ट्रांसफार्मर क्या है? ट्रांसफार्मर की हिंदी होती है परिमाणित्र, शुद्ध हिंदी होती है परिमाणित्र, और हम परिमाणित्र कभी कभी यूज करते हैं, ट्रांसफार्मर हम हमेशा यूज करते हैं। ट्रांसफार्मर हमारे गांव में लगे होते हैं, हम देखते हैं। और ट्रांसफार्मर हमारे घरों में जब वोल्टेज लो होता है तो उसको हाई वोल्टेज करने के लिए लगाया जाता है। तो आप कहेंगे सर ट्रांसफार्मर तो कैसे, दोनों ट्रांसफार्मर कैसे हुए? गांव में जो बड़ा ट्रांसफार्मर लगा होता है उसमें क्या होता है कि 11,000 वोल्टेज आता है। जब 11,000 वोल्टेज आता है तो वो हमको वोल्टेज कम करके हमारे घरों में सप्लाई करता है 220 वोल्ट। और अगर हमारे घरों में बिजली कम आ रही है, वोल्टेज कम आ रहा है, तब हम क्या करते हैं, स्टेबलाइजर यूज करते हैं। स्टेबलाइजर में ट्रांसफार्मर होता है। अब उसको क्या करते हैं, रेगुलेटर घुमाते हैं, या ऑटोमेटिक ट्रांसफार्मर होता है तो वो क्या करता है कि हमको बिजली बढ़ा कर देता है, मतलब वोल्टेज बढ़ा कर देता है। तो आपने दो प्रकार का ट्रांसफार्मर देखा। एक तो गांव में जो लगे हैं 11,000 वोल्टेज है और वो हमको घटा कर दे रहा है, और घर में जो ट्रांसफार्मर है वो हमको बढ़ा कर दे रहा है। तो बच्चों, आइए देखते हैं ट्रांसफार्मर की डिफिनेशन क्या है। ट्रांसफार्मर की परिभाषा ये है कि ट्रांसफार्मर एक ऐसा यंत्र है, बहुत छोटे में आपको लिखना है एग्जाम में, बहुत लॉन्ग नहीं लिखना है। ट्रांसफार्मर एक ऐसा यंत्र है जो उच्च वोल्टता को, मतलब हाई वोल्टेज को, निम्न में मतलब लो कर देता है, एवं निम्न वोल्टता को उच्च वोल्टता में बदल देता है, और लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में बदल देता है। और इस परिवर्तन के आधार पर ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं। एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर, मतलब स्टेप अप ट्रांसफार्मर, अर्थात जो धारा, जो वोल्टेज कम मिलने पर अधिक वोल्टेज बनाकर हमको दे, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। और दूसरा होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, अर्थात जो हमको मतलब कि धारा, वोल्टेज तो अधिक ले लेकिन हमको कम करके दे, जिसे गांव में लगे होते हैं। तो बच्चों, आइए देखते हैं कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ट्रांसफार्मर बच्चों की होता है, लोहे की क्रोड लगी होती है और उसमें वार्निश बीच बीच में लगा होता है, जिससे कि भंवर धाराएं न बन सकें। क्यों भंवर धाराएं बनेंगी तो क्या होगा भाई? भंवर धाराएं बनेंगी तो उसमें क्या होगा कि हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, हीट ज़्यादा उत्पन्न होगा। जो करंट हमको मिलना चाहिए वो हीट के रूप में ट्रांसफ़र हो जाएगा, अधिक से अधिक, उतना हमको वोल्टेज नहीं मिल पाएगा। यही कारण है कि हम देखते हैं कि तार जो होते हैं वो कोई तार मोटे नहीं होते हैं, वो पतले पतले रेशेदार तार लगे होते हैं उसमें। जब कभी आप तार छीनिए और प्लास्टिक हटाइए उसमें से, तो देखिए पतले पतले तार लगे होते हैं। या हमारे गांव में जो फेस वाला तार होता है वो पतले पतले तारों को मोड़ कर बनाया जाता है, क्योंकि ऐसा करने से उसके विशिष्ट प्रतिरोध जो होते हैं वो कम हो जाते हैं, और क्या होता है कि ऊष्मा जो है वो कम अवशोषित मतलब उत्सर्जित करता है, और वोल्टेज जो होता है अधिक हमको मिलता है। बच्चों, ये देखिए लोहे की क्रोड है, इसमें बीच में वार्निश लगी हुई है, और इसमें जो है मैं इस प्रकार से, आइए जो है एसी करंट सप्लाई करता हूँ। यहाँ फेरों की संख्या तार के n है, यहाँ एसी करंट लगा दिया, ठीक है। और यही काम इस तरफ भी कर दिया, इस तरफ भी यही काम कर दिया हूँ। ये देखिए यहाँ पर भी एसी करंट सप्लाई दे दिया मैंने, यहाँ पर एसी लिख दे रहा हूँ, यहाँ भी एसी लिख दे रहा हूँ, एसी करंट। अब समझिए, ये ट्रांसफार्मर की बनावट मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर ट्रांसफार्मर में
दो कॉइल लगे होते हैं, एक प्राइमरी कॉइल होता है, एक सेकेंडरी कॉइल। चलो इसका नाम भी लिख देते हैं, ये प्राइमरी कॉइल है, प्राइमरी कॉइल, और ये है सेकेंडरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल, प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल। अब जैसे हमको क्या करना है कि एसी करंट इसमें सप्लाई हम देंगे और एसी करंट ही हमको देगा, ये एसी करंट देंगे और एसी करंट ही हमको देगा। लेकिन ट्रांसफार्मर का मतलब ये हुआ कि या तो वोल्टेज बढ़ा कर देगा या वोल्टेज घटा कर देगा, या वोल्टेज बढ़ा कर देगा या वोल्टेज घटा कर देगा। किस स्थिति में वोल्टेज को बढ़ाएगा, किस स्थिति में वोल्टेज को बढ़ाएगा? उस स्थिति में बढ़ाएगा जब फेरों की संख्या, जब फेरों की संख्या, यहाँ मान लीजिए कि फेरों की संख्या यहाँ NS है, मतलब सेकेंडरी कॉइल में NS है, और यहाँ फेरों की संख्या बच्चों NP है, प्राइमरी नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न्स NP है, और नंबर ऑफ सेकेंडरी टर्न्स कितने हैं? NS हैं। तो फेरों की संख्या, अगर फेरों की संख्या सेकेंडरी कॉइल में ज़्यादा है, सेकेंडरी कॉइल की फेरों की संख्या ज़्यादा है, तो हमको ज़्यादा वोल्टेज मिलेगा, अर्थात लो वोल्टेज रहेगा हमको बढ़ाकर मिलेगा। अर्थात हमारे घर का स्टेबलाइजर, हमारे घर के स्टेबलाइजर में सेकेंडरी कॉइल में फेरों की संख्या बढ़ाकर बनाया जाता है। और जो गांव में ट्रांसफार्मर लगे होते हैं उसमें क्या होता है कि अधिक वोल्टेज आता है और हमको कम वोल्टेज चाहिए, तो उसमें क्या होता है, प्राइमरी कॉइल में फेरों की संख्या बहुत अधिक होती है और सेकेंडरी कॉइल में कम कर दिया जाता है, जिससे कि हमको कम वोल्टेज प्राप्त हो। अच्छा, ऐसा वोल्टेज कैसे प्राप्त होता है भाई? एक दूसरे से कनेक्ट नहीं है। मैंने कहा कि वार्निश की प्लेट लगी होती है और करंट यहाँ से यहाँ नहीं जाती है, तो कैसे हमको यहाँ ऐसी करंट मिलती है? आपको म्यूचुअल इंडक्शन मैंने पढ़ाया है, अन्योन्य प्रेरण। अन्योन्य प्रेरण में क्या होता है कि जब एक कुंडली में फ्लक्स परिवर्तन किया जाता है, फाई परिवर्तन किया जाता है, या बी परिवर्तन किया जाता है, थीटा परिवर्तन किया जाता है, ए परिवर्तन किया जाता है, कुल मिलाकर फ्लक्स परिवर्तन किया जाता है, तो दूसरी कुंडली में EMF प्रोड्यूस हो जाता है। क्या प्रोड्यूस हो जाता है? EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स प्रोड्यूस हो जाता है। तो वही घटना यहाँ भी है, वही घटना यहाँ भी है। क्योंकि हम जानते हैं कि जो AC करंट होता है इस प्रकार से हमेशा चेंज होता रहता है। तो जैसे ही पहले कॉइल में AC करंट मैंने सप्लाई किया, ट्रांसफार्मर के पहले कॉइल में जैसे ही AC करंट मैंने सप्लाई किया, तो इसमें क्या होगा कि इसमें फ्लक्स में परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा, फ्लक्स में परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा। तो जब फ्लक्स में परिवर्तन शुरू हो जाएगा तो ये क्या होगा, इसमें चुंबकीय रेखाएं निकलेंगी, जब मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस निकलेंगी, जो कि यहाँ पर जाकर जो है EMF उत्पन्न करेंगी। अच्छा, अब यहाँ समझ में ये बात आ रही है कि जो लोहे की क्रोड लगी होती है, लोहे की ही क्रोड क्यों लगी होती है? इसलिए लगी होती है क्योंकि लोहे का जो क्रोड होता है बच्चों, वो फेरोमैग्नेटिक होता है। क्या होता है? फेरोमैग्नेटिक होता है। ये ऐसे याद कर लीजिए, नेप्टाल मतलब कि नियान, प्लेटिनम और एल्यूमिनियम, सॉरी फेकोनी, 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 अर्थात ये जो होता है बच्चों, आयरन, कोबाल्ट और निकिल, ये जो होता है फेरोमैग्नेटिक होती हैं, अर्थात लौह चुंबकीय होते हैं। इसमें क्या होता है कि लोहे का इसलिए लगाया गया क्योंकि इसमें जो मैग्नेटिक फ्लक्स निकलती हैं, वो मैग्नेटिक फ्लक्स में जो परिवर्तन हो, जो परिवर्तन यहाँ हो वही परिवर्तन यहाँ हो, इसीलिए फेरोमैग्नेटिक का यूज किया जाता है, जिससे कि लोहे की क्रोड ही यूज किए जाते हैं, जिससे कि ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस है वो इन्वेस्ट ना हो, वो बाहर ना जाएं, वो इसी में रह जाएं, मतलब यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाए। और तो इसमें जब परिवर्तन किया जाता है तो इसमें परिवर्तन होता है, और इसमें जब परिवर्तन होता है तो EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स उत्पन्न हो जाता है, जिससे कि हमको यहाँ से भी AC करंट मिल जाती है, मतलब म्यूचुअल इंडक्शन पर कार्य करता है। आइए ज़रा देखते हैं कि मान लीजिए कि यहाँ पर फैराडे के प्रथम नियम से, फैराडे के प्रथम नियम से, फैराडे के प्रथम नियम से, प्रथम नियम से
फैराडे का प्रथम नियम क्या कहता है? फैराडे का प्रथम नियम ये कहता है कि E इक्वल टू माइनस n डी फाई अपॉन डी टी। मान लीजिए कि पहले कुंडली में जो फ्लक्स परिवर्तन हुआ वही परिवर्तन दूसरी कुंडली में हुआ। 100% मान ले रहे हैं कि रिजल्ट मिल रहा है कि यहाँ जो परिवर्तन हुआ वही यहाँ परिवर्तन हुआ। ऐसा जबकि होता नहीं है। आइडियल ट्रांसफार्मर इसको मानकर पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि भाई इसमें आयल भी होता है या लोहे की क्रोड होती है तो इसको गर्म करता है, रेजिस्टेंस का काम करता है, तो कुछ न कुछ ऊर्जा रास्ते में व्यय हो जाती है। लेकिन हम इसको आइडियल ट्रांसफार्मर मान रहे हैं कि 100% रिजल्ट हमको मिल रहा है। जबकि आजकल जो ट्रांसफार्मर बनाए जा रहे हैं आधुनिक के, 90% ट्रांसफार्मर की जो एनर्जी है हमको मिलती है, लेकिन इसमें हम 100% मानकर पढ़ते हैं। तो E इक्वल टू माइनस n डी फाई अपॉन डी टी। फ्लक्स में जो परिवर्तन यहाँ हो रहा है वही यहाँ हो रहा है। तो इसको मैंने मान लिया प्राइमरी कॉइल के लिए EP मान लिया और यहाँ फेरों की संख्या NP मान लिया और इक्वेशन नंबर इसको 1 मान लिया। तथा आइए चलते हैं दूसरे सेकेंडरी कॉइल की बात करते हैं। सेकेंडरी कॉइल में जो EMF उत्पन्न हुआ, मान लीजिए कि वह ES है। क्या है? ES। तथा वहाँ फेरों की संख्या NS माना हो और वहाँ भी जो फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है डी फाई बाई क्या है? dt है। कितना है? डी फाई बाई dt। समीकरण 1 में अब हम समीकरण 2 से भाग देंगे। आइए देखते हैं। समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देते हैं और यहाँ हमको मिल जाता है कि EP अपान ES इक्वल टू माइनस NP डी फाई बाई dt बाई माइनस NS डी फाई बाई dt। अब देखिए इससे कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो EP अपान ES इक्वल टू मिल गया हमको NP अपान NS। इस पर हमें ढेर सारे न्यूमेरिकल प्राप्त होते हैं, अधिक से अधिक न्यूमेरिकल पूछा जाता है एग्जाम में। तो अगर इसमें 3 की वैल्यू दिया रहे तो चौथी की वैल्यू हम आसानी से निकाल सकते हैं। अच्छा, इसमें से एक न्यूमेरिकल की बात और करता है, पावर के बारे में बात करता है कि अब देखिए 100%, जैसा कि मैंने माना कि 100% रिजल्ट हमको मिलता है। जो पावर हम इधर देंगे वही पावर इधर पाएंगे, ये मैं मान ले रहा हूँ, ठीक है। जबकि ऐसा होता नहीं। आइडियल ट्रांसफार्मर की हम यहाँ बात कर रहे हैं, चूँकि हम जानते हैं कि P इक्वल टू क्या होता है बच्चों? VI। यहाँ जो I जो है IRMS के रूप में मिलेगा हमको, V और VRMS के रूप में मिलेगा। तो P इक्वल टू क्या है? VI। तो P इक्वल टू VI अगर यहाँ पर है तो पावर हमको सेम मिल रहा है। जो पावर यहाँ फ्लक्स परिवर्तन हो रहा है वहीं यहाँ परिवर्तन हो रहा है। तो विच इज इम्प्लाई, मैंने मान लिया कि P इक्वल टू VI। V की जो वैल्यू मान लिया वो क्या है? E। वोल्टेज यहाँ E माना हूँ, तो प्रथम पहले प्राइमरी कॉइल के लिए क्या लिखेंगे यहाँ? EP। और प्राइमरी कॉइल के लिए जो करंट है उसे हम क्या लिखेंगे? IP लिखेंगे, इक्वेशन नंबर 1। और एंड या और P इक्वल टू, पावर नहीं चेंज होगा, P इक्वल टू ES सेकेंडरी कॉइल के लिए और IS इक्वेशन नंबर 2 मान लिया। क्या मान लिया? यहाँ पर मिटाकर फिर से लिख दे रहा हूँ, इक्वेशन नंबर 2 मान लिया। अब यहाँ भी इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 से जब हम तुलना करते हैं, डिवाइड करते हैं, जो भी कह लीजिए, तो यहाँ हमको प्राप्त होता है कि EP और IP इक्वल टू ES और IS, ये प्राप्त होता है, ठीक है। अब हम इसको अगर यहाँ जो हमने ये वैल्यू प्राप्त किया है प्राइमरी कॉइल के लिए EP अपान ES, तो इसको भी अगर मैं लिखूँ कि EP और ES को इधर करूँ, ES इक्वल टू, तो हो जाएगा IS अपान IP। यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ जो वोल्टेज है वो धारा के मतलब कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अर्थात ट्रांसफार्मर कह रहा है कि वोल्टेज तो हम बढ़ाएंगे लेकिन धारा कहीं ना कहीं दबेगी, धारा हम उतना नहीं दे पाएंगे, करंट उतना नहीं दे पाएंगे। इस फार्मूले से यह मालूम हो रहा है, क्योंकि यहाँ EP है तो EP यहाँ नीचे है, यहाँ नीचे ES है तो IS ऊपर हो गया है। अर्थात रेसिप्रोकल जो है रिलेशन आ रहा है, वोल्टेज तो बढ़ेगा लेकिन धारा थोड़ा दबेगा। अब देखिए यहाँ देखिए रिलेशन आ गया, ठीक है।
अब हम लिख सकते हैं आर, अथवा अगर मैं कहूं कि तीनों में रिलेशन क्या होगा, तीनों में रिलेशन क्या होगा, तो यहाँ हम लिख सकते हैं बच्चों कि ई पी अपान ई एस इजकल टू आई, ई पी अपान ई एस इजकल टू एन पी अपान एन एस इजकल टू, देखिए यहाँ अपोजिट रिलेशन हो गया, आई एस अपान आई पी, ये तीनों में रिलेशन है और इसी रिलेशन पर ही न्यूमेरिकल आता है ट्रांसफार्मर से रिलेटेड सवालों पर। तो हमको ये जो फार्मूला है इस पर विशेष ध्यान देना है। ये देखिए मैं आपको बता दूं कि पार्ट थर्ड मैंने आपको आज को पढ़ाया ट्रांसफार्मर, और यही मेन फार्मूला है। यहाँ भी मैं इसको लिख दे रहा हूँ अच्छे से, आर, इस बात को यहाँ लिख दे रहा हूँ कि ई पी अपान ई एस इजकल टू एन पी अपान एन एस इजकल टू आई एस अपान आई पी। यही रिलेशन है जिस पर हमें ट्रांसफार्मर पर ढेर सारे क्वेश्चन आते हैं। तो ट्रांसफार्मर का सिद्धांत आज आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। बच्चों, हम प्रत्यावर्ती धारा का अगला पार्ट लेकर फिर मिलेंगे, जिसमें हम आपको न्यूमेरिकल्स बताएंगे और ढेर सारी जानकारी आपको हम देंगे। और बिल्कुल जो है, यह वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।